हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है संडे 31 अगस्त। तो आज के इस सेशन में हम हमारे वीकली करंट अफेयर के सेशन को कवर करेंगे। 25 से लेकर 31 अगस्त तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, एंड तक सेशन में बने रहिए। इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के वीकली करंट अफेयर का। फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंड कप के 134वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? पहली चीज तो ये आ जाती है कि ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो ये फुटबॉल एक टूर्नामेंट है फुटबॉल का। 134th एडिशन 2025 में इसका आयोजन किया गया इंडिया में, और इसका खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। देखिए यहां पर समझिएगा कि भारत की सबसे पुरानी और इवन एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है डूरंड कप। 134th एडिशन 2025 में आयोजित किया गया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें ड्यूरंड कप का खिताब जीता है। इसका जो फाइनल है वो खेला गया था कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में। फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर नाम की टीम को हराया, और इसको हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो जाती है विनर, डायमंड हार्बर हो जाती है यहां पर रनर अप। आपको पता है 34 साल के इतिहास में जब से ड्यूरंड कप अभी जब शुरू हुआ, तो अभी यहां से 2025 से अगर हम पिछले 34 साल का इतिहास देखें, तो पहली बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपने खिताब को डिफेंड करने में कामयाब हुई है। मतलब 2024 का जो खिताब है ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने ही जीता था, और अब 2025 का खिताब भी इसी टीम ने जीता है। इसी के खिलाड़ी हैं अलाउद्दीन अजराय, जिन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, और इसके अलावा गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर के लिए, और गोल्डन बूट सबसे ज्यादा गोल के लिए। इसके अलावा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो गोल्डन ग्लोव अवार्ड है, यह दिया गया गुरमीत सिंह को। यह भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाड़ी हैं। ड्यूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी और वर्ल्ड की तीसरी सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। सबसे पहली बार 1888 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब हिमाचल प्रदेश के शिमला में यह पहली बार आयोजित किया गया था। सबसे ज्यादा बार ड्यूरंड कप का खिताब मोहन बागान ने जीता है, 17 बार। और ईस्ट बंगाल ने 16 टाइम इसकी विनर रही है, ईस्ट बंगाल। ड्यूरंड कप 3 करोड़ रुपए प्राइज मनी दी जाती है। 24 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था 2024 में। 2025 में 2024 की विनर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ही रही, और रनर अप मोहन बागान थी लास्ट ईयर 2024 में। अभी भी विनर 2025 में कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आगे चलिए। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। यह भारत के वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसके क्षेत्र में अभी बढ़ोतरी की गई है, और अब इंडिया में इस टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो 3629 वर्ग किलोमीटर हो गया है। आपको पता है इंडिया में सबसे दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अब बन जाएगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसके पहले ये 7वें नंबर पर था। इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। इसमें से 7वां बड़ा था सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल क्योंकि बढ़ाया गया, तो अब ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाता है इंडिया का। अब आप पूछेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री में देखने को मिलता है। 3328 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। दूसरा हो गया कौन? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, और इसका क्षेत्रफल हो गया है 3629 वर्ग किलोमीटर, है ना। वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा मैंग्रोव वन जहां पर बाघ पाए जाते हैं, यह सुंदरबन टाइगर रिजर्व का एरिया है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 1973 में स्थापित किया गया था, और 1984 में इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व के बीच में सुंदरबन नेशनल पार्क भी स्थित है, इसी की बाउंड्री में। और सुंदरबन नेशनल पार्क को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। ओके, तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन निम मोहम्मद सालेह ने जीता है। यह किस देश से संबंधित है?
तो मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता किसने? एवलिन निम मोहम्मद सालेह। ये आती है साउथ सूडान से, मतलब दक्षिणी सूडान की रहने वाली है। यहां पर आप इनको बीच में देख सकते हैं, दक्षिणी सूडान से आती है। तो मिस ओशियन वर्ल्ड दुनिया की टॉप 10 जो सौंदर्य प्रतियोगिता है उनमें से एक है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य मॉडलिंग और फैशन के माध्यम से एक तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना और इसके अलावा जो ओशियन प्रोटेक्शन है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना। 2025 में इसका इस साल आयोजन जयपुर में किया गया, राजस्थान में। यहां पर विनर रही दक्षिणी सूडान की एवलिन निम मोहम्मद सालेह और रनर अप इंडिया की रही है पारुल सिंह। ये राजस्थान के जयपुर की ही रहने वाली है, फर्स्ट रनर अप। ओके, 20 देशों के जो प्रतिभागी है उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो विनर दक्षिण सूडान की एवलिन निम मोहम्मद सालेह हो गई, रनर अप हो गई इंडिया की पारुल सिंह। लास्ट ईयर लातविया की रहने वाली एलिसा मिस्कोस्का ये विनर थी मिस ओशियन वर्ल्ड 2025। वैसे मिस ओशियन की शुरुआत 2012 में की गई थी। मिस ओशियन वर्ल्ड की 18 से लेकर 28 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अनमैरिड होना पड़ेगा उन सभी महिलाओं को। अनमैरिड महिला ही पार्टिसिपेट कर सकती है। और ऐसी महिलाएं जो कि इन्वायरमेंट और ओशियन के प्रोटेक्शन में या इनसे संबंधित मुद्दों पर इंटरेस्ट रखती हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड इस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो मिस ओशियन वर्ल्ड के बारे में यहां पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, द्रुब्जा पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो द्रुब्जा पाइपलाइन जो कि क्रूड ऑयल की एक पाइपलाइन है, एक्चुअल में ये रशिया की पाइपलाइन है। हालांकि ये एक से ज्यादा देशों में फैली हुई है, पर ये रशिया की पाइपलाइन है। ठीक है, अभी ये सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर दिया था द्रुब्जा पाइपलाइन पर। ये आप ग्रीन अगर लाइन देख रहे हैं ना, तो ये द्रुब्जा पाइपलाइन। रशिया का क्या करता है कि यूरोप के देशों को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है इस पाइपलाइन के माध्यम से। अब ये पाइपलाइन स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। अब यूक्रेन ने क्या किया कि इस पर अटैक कर दिया था, इस पाइपलाइन पर अटैक कर दिया था ड्रोन के माध्यम से, जिसके कारण ये काफी डैमेज हो गई थी। और स्लोवाकिया और हंगरी को जो सप्लाई किया जाता है क्रूड ऑयल का, ये काफी प्रभावित हुआ था। तो रशिया ने काफी इस पर आपत्ति जताई थी। तो पाइपलाइन रूस से सीधे हंगरी और स्लोवाकिया जाती है। क्रूड ऑयल की आपूर्ति की जाती है हंगरी और स्लोवाकिया। तो रशिया की पाइपलाइन है, इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में से एक मानी जाती है, जो कि टोटल 5,500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओके, रशिया से शुरू होकर बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, इन सारे देशों को ये क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। तो वो हिस्सा इस पाइपलाइन का जो कि हंगरी और स्लोवाकिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, इस पर अटैक कर दिया था यूक्रेन ने। तो इसीलिए द्रुब्जा ऑयल पाइपलाइन सुर्खियों में थी। किस देश की है? रशिया की है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आज एसएससी सीएचएसएल का स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल के लिए, जहां पर आपको 11,000 जीएस के वन लाइनर मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की आपको ई बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। आपको मैराथन की करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट 2 ईयर करंट अफेयर की आपको इसमें पीडीएफ और ई बुक इंक्लूड की गई है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, अभी आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। कोई भी हर्डल है, कोई भी आपका डाउट है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आगे, पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन किया गया श्रीनगर की डल झील पर, और इसमें मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं खेलो इंडिया वाटर गेम्स। फर्स्ट एडिशन है, डल लेक पर इसका आयोजन किया गया था 2025 में। खेलो इंडिया 5वां खेलो इंडिया इवेंट है, क्योंकि इसके पहले बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन किया जा चुका है। तो खेलो इंडिया में ये 5वां इवेंट है 2025 का। ओपन एज कंपटीशन है, जिसमें सभी उम्र के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देश के 400 से ज्यादा एथलीट
यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, सभी एज के एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ड्रैगन बोट, रोविंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ये अलग अलग कंपटीशन 5 इवेंट आयोजित किए गए थे। मेडल टेली में 18 मेडल के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 18 मेडल। सेकेंड पर रहा ओडिशा 10 मेडल के साथ और थर्ड पर रहा केरला 7 मेडल के साथ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? तो चेतेश्वर पुजारा जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। चेतेश्वर पुजारा के जीवन पर आधारित बुक। ओके, तो 37 साल की उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। 2010 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। इन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले हैं, 5 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन टेस्ट T20 मैच इन्होंने कभी नहीं खेला। इन्हें 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनके जीवन पर इनकी पत्नी पूजा पुजारा ने एक बुक को लिखा था, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। ये 2025 में ही लॉन्च की गई है। चेतेश्वर पुजारा का जो संघर्ष है ना, उनकी जो क्रिकेट जर्नी है, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया। अजय कुमार भल्ला, जिन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया, ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? अजय कुमार भल्ला ये वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन नागालैंड के जो गवर्नर थे ला गणेशन, इनका अभी ऑलमोस्ट 15 दिन पहले निधन हो गया था, तो नागालैंड के राज्यपाल का पद तब से खाली था। तो अजय कुमार भल्ला को नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया। मणिपुर के तो राज्यपाल है ही, लेकिन नागालैंड के एडिशनल अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। किसको? अजय कुमार भल्ला। ठीक है। ला गणेशन नागालैंड के 16वें गवर्नर थे, लेकिन इनका निधन हो गया। कुछ समय पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में कविंद्र गुप्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया था। हरियाणा में आसिम कुमार घोष को गवर्नर अपॉइंट किया था और गोवा में अशोक गजपति राजू को गवर्नर अपॉइंट किया था 1 महीने पहले। ऑल तो ये अदर अपॉइंटमेंट है, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको भी याद रखिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर शामिल हुआ है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का ऑफिशियली छठा मेंबर बना है नेपाल। नेपाल ऑफिशियली इसमें शामिल हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो 6 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है। इंडियन गवर्नमेंट भारत के पीएम के द्वारा 2023 में कर्नाटका के मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई थी। ओके, अभी इस साल 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कॉन्फ्रेंस असेंबली आयोजित की गई थी। उसमें इस संस्था का अध्यक्ष भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को बनाया गया और इंडिया के आईएफएस अधिकारी सत्य प्रकाश यादव को डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया। ठीक है। इसका छठा मेंबर ऑफिशियली बना है कौन? नेपाल। एक इंटरनेशनल अलायंस से 7, मैंने कितनी बोली है, 6 बोली क्या? 7, इसको करेक्ट कीजिएगा। 7 बड़ी बिग कैट की प्रजातियों को संरक्षण किया जाना। कौन कौन सी? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। कितनी हो गई? 3 ही हो गई। 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य। अप्रैल 2023 में इसकी स्थापना की गई, जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब इसे लॉन्च किया गया। 5 देश अभी तक इसके मेंबर थे, इंडिया, निकारागुआ, स्वातिनी, लाइबेरिया और सोमालिया। 27 देशों से ज्वाइन करने की बात चल रही है। अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया ऑफिशियली ज्वाइन किया है छठे मेंबर के रूप में नेपाल ने। इस संस्था का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इंडिया में, और अध्यक्ष भी इंडियन है, भूपेंद्र यादव। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में कौन से 2 प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 2 स्टिल्थ फ्रिगेट्स को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया 26 अगस्त 2025 को। यह है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी।
ओके, इन दोनों का ही निर्माण भारत में प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास की 7 स्टिल्थ गाइडेड जो स्टिल्थ फ्रिगेट्स है उनका निर्माण किया जा रहा है। स्टिल्थ फ्रिगेट्स की बात करें तो ऐसे युद्धपोत छोटे जो कि रडार और ऐसे सोनार सिस्टम से पकड़ में आए बिना किसी भी अदर पनडुब्बी को निशाना बना सकते हैं और दुश्मन के किसी युद्धपोत को नष्ट कर सकते हैं। तो ये होता है स्टिल्थ फ्रिगेट्स। तो ऐसे 7 बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोजेक्ट 17A के तहत। अब इन 7 एडवांस फ्रिगेट्स में से जो कि नीलगिरी क्लास के हैं, 2 इंडियन नेवी में कमीशन किए गए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, देखिए अभी तक जो इंडियन नेवी के पास है वो है शिवालिक क्लास की वॉरशिप, लेकिन ये काफी पुरानी है तो इनको रिप्लेस किया जा रहा है नीलगिरी क्लास की जो वॉरशिप है, जो युद्धपोत है उनसे। जैसे 7 स्टिल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस विंध्यगिरी। अभी जो 2 कमीशन किए गए, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ठीक है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर। भारत में हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था, इसीलिए इनका जो जन्म जयंती है उस दिन मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। पहली बार 2012 में इसे मनाया गया था, तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। भारत में फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। मेजर ध्यानचंद्र के बारे में पता होना चाहिए। इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, यहाँ पर 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। भारत में हॉकी के जादूगर कहलाते। 3 ओलंपिक लगातार हम गोल्ड मेडल जीत के आए थे हॉकी में, वो इनके कारण। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में जर्मनी के बर्लिन में जो ओलंपिक आयोजित किया गया था, उनमें काफी अच्छा योगदान था मेजर ध्यानचंद्र का। और यहां पर तीनों ही ओलंपिक में हॉकी टीम ने हमारी गोल्ड मेडल जीता था। इवन जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था ना 1936 में, उसके फाइनल में अकेले मेजर ध्यानचंद्र ने 8 गोल किए थे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहलाता है। अब पहले भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी 2021 में इनके नाम से रिप्लेस किया गया। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति बनी है? शिपकिला दर्रा ये देखने को मिलता है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इसकी लोकेशन है, किन्नौर जिले में। और यहां से इंडिया के हिमाचल प्रदेश से चीन का तिब्बत का एरिया जुड़ता है। अगर आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं तो यहां पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा शिपकिला पास। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि चीन और भारत के बीच में सहमति बनी है कि शिपकिला पास से भी ट्रेड को शुरू किया। आपको पता है यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जा सकती, तो इस पर भी बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी इंडिया में कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से और सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। तो अगर शिवकिला पास पर सहमति बन जाती है तो फिर यहां से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा जा पाएगी। 2020 के बाद, कोविड के बाद से ही ये मार्ग बंद था दोनों देशों के मध्य में हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा। ठीक है, समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में इसकी लोकेशन है। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक अच्छा ट्रेड के लिए रूट है, या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी ये आधिकारिक रूट। ऐसे पास जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर। फिर बराला चाला पास हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाले मार्ग पे देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, 4890 मीटर की ऊंचाई है। और फिर कुंजुम पास देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। तो ये सारे पास, इसकी ऊंचाई 4520 मीटर है।
तो ये सारे पास कहाँ के हैं? ये सारे पास है हिमाचल प्रदेश राज्य के। लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? लिथुआनिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी नई प्रधानमंत्री बनी है इंगा रुगिनियन। लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में इनको चुना गया। 15 दिन के अंदर इनको कैबिनेट मेंबर्स की लिस्ट देनी पड़ेगी और अगर इनकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद ये अपने पद की पीएम पद की शपथ लेगी। इंगा रुगिनियन लिथुआनिया देश का नया पीएम इनको हाल ही में चुना गया। लिथुआनिया एक यूरोपीय देश है, विल्नियस इसकी कैपिटल है, यूरो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। तो इग्ना रुगिनियन यहाँ की वर्तमान में बनी है नई पीएम। टाइफून काजी की किस महासागर में आया है? टाइफून काजी की अभी हमको देखने को मिला था पश्चिमी प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी में। कौन सा टाइफून है? टाइफून काजी की। ओके, और जब ये पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ा तो चाइना, वियतनाम और थाईलैंड को इसने प्रभावित किया। इन तीनों ही देशों के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में काफी बारिश हुई थी टाइफून काजिकी के कारण। तो ये साउथ चाइना सी जो कि वेस्ट पैसिफिक ओशन का पार्ट है, यहां पर इसका प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, चाइना एशिया का एक देश है, कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और यहां पर करेंसी चलती है रेनमिनबी। और इसके अलावा एक युआन भी चाइना की ही करेंसी। इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया सदस्य नियुक्त किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो इंद्रनील भट्टाचार्य ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए सदस्य नियुक्त किए गए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आरबीआई की होती है, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। इन 6 मेंबर में से 3 गवर्नमेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं और 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो कि आरबीआई से आते हैं। ठीक है, आरबीआई के जो 3 मेंबर है उनका कार्यकाल तब तक जब तक वो आरबीआई के सदस्य हैं, और जो गवर्नमेंट के 3 मेंबर नामित होकर आते हैं इनका टेन्योर 4 साल का होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया मेंबर अपॉइंट किया। वैसे आपको पता है कि इसी साल मार्च 2025 में जो इंद्रनील भट्टाचार्य ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किए गए थे और अब ये बने हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पॉलिसी कमेटी के मेंबर। देखिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, समझिएगा इसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसका गठन किया जाता है। भारत में सबसे पहली बार 2016 में इसका गठन किया गया था। इंडिया में इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, इनको सेट करना, इन पर डिसीजन लेना, यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम होता है। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2016 में यह पहली बार बनी थी। 3 मेंबर आरबीआई के कौन कौन होते हैं पता है? एक तो होते आरबीआई के गवर्नर, इसके मेंबर, एक डिप्टी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इंद्रनील जिनकी हमने बात की वो क्या बने? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसीलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है। 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, जिनका टेन्योर होता है 4 साल का। आरबीआई के मेंबर्स अपने टेन्योर तक पद पर रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। गोहर सुल्ताना जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित? गोहर सुल्ताना इंडिया की बहुत ही फेमस इंडियन फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कोई बड़ा अवार्ड इनको नहीं मिला लेकिन ये सुर्खियों में काफी रही है, तो हमको इनको याद रखना चाहिए। नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम की हिस्सा थी गोहर सुल्ताना। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया। ये आती है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से। गोहर सुल्ताना इंडियन एक्स क्रिकेटर। भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल व सहयोग के लिए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा जो नागरिक एजेंसीज है, जो पब्लिक एजेंसीज है, उनके बीच में समन्वय या कॉरपोरेशन स्थापित करने के लिए एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, समन्वय शक्ति। इसका आयोजन किया गया असम और मणिपुर राज्य में। असम और मणिपुर राज्य में इंडियन आर्मी द्वारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। मिलिट्री और सिविलियन एजेंसीज के बीच में तालमेल और सहयोग को बढ़ाना। देखिए कौन कौन शामिल है। इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स,
नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट पुलिस और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब जो अगर कभी असम और मणिपुर राज्यों में कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस केस में ये सारी संस्थाएं कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे आपस में सहयोग स्थापित करेगी, कैसा इनका तालमेल होना चाहिए ताकि डिजास्टर से निपटा जा सके। इसीलिए इंडियन आर्मी ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया और इसका नाम रखा समन्वय शक्ति 2025। आयोजन कहां? असम और मणिपुर राज्य में किया गया। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है श्रीनिवासन स्वामी। अच्छा, भारतीय अगर हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात करें, भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ, ठीक है, जिसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो एक सर्वोच्च संस्था है किसकी? एडवर्टाइजिंग के लिए। भारत में जितने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से उनके सामूहिक हितों के लिए यह संस्था काम करती है। गवर्नमेंट और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके बीच में एक पुल की तरह यह काम करती है। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अभी रिसेंटली इसके अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासन के स्वामी को 2025-26 के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। फॉर्मर चेयरमैन प्रशांत कुमार थे और अब बने हैं इनके स्थान पर श्रीनिवासन के स्वामी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वर्तमान में 1 साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी? तो रिसेंटली यूक्रेन ने एक ड्रोन अटैक किया था, एक तो द्रुब्जा पाइपलाइन पर भी किया, इसके अलावा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया है जो कि रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका नाम है कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके कारण इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई थी। यूरोपीय संघ और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसी से उन्होंने चेतावनी जारी की थी कि भैया रेडिएशन लीक हो सकता है, तो आप कृपया दोनों देश एक दूसरे के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना उस पर तो कम से कम अटैक मत करो। पर ठीक है, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था रशिया के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है। 4 रिएक्टर है यहां पर और सभी की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। मतलब 4000 मेगावाट का ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है रशिया का कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है? तो इसरो ने घोषणा की है कि 2035 तक वो अपने सबसे हेवी रॉकेट को लॉन्च करेगा। इसे नाम दिया गया लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल को इसरो 2035 तक लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का एक उन्नत एडिशन होगा ये। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? चंद्र मिशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 2040 में हम मानव चंद्र मिशन लॉन्च करने का सोच रहे हैं। मानव जो इंसान है, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है, उनको हम भेजने वाले हैं चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर। तो इसके लिए हेवी हमें एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वहां तक ये 80 टन तक पेलोड ले जा सकता है और चंद्रमा तक ये लगभग 27 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा 3 स्टेजेस में इस व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा। पहली 2 स्टेजेस में फ्लूइड प्रोपोलेंट का यूज किया जाएगा और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत का सबसे हेवी व्हीकल, सबसे हेवी रॉकेट होगा इसरो का, जिसे नाम दिया जाएगा लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। अब इस पर काम चल रहा है, 2035 तक यह ऑपरेशनल हो जाए। हाल ही में चर्चित किलाउआ वोल्केनो कहां स्थित है? किलाउआ वोल्केनो देखने को मिलेगा यूएसए के हवाई आइलैंड पर। अगर आप यहां पर लोकेशन देखेंगे तो ये यूएसए है। यूएसए के पश्चिम में प्रशांत महासागर में एक आइलैंड स्टेट है यूएसए का, जिसका नाम है हवाई आइलैंड। यहीं पर देखने को मिलता है किलाउआ ज्वालामुखी। वर्ल्ड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है। अभी रिसेंटली इस पर विस्फोट हुआ था, जिसके कारण यह ज्वालामुखी सुर्खियों में रहा। हवाई यूएसए का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरीके से आइलैंड पर स्थित। किस ओशियन में? तो ये देखने को मिलेगा हमें, ये अटलांटिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन में। अगर मैंने अटलांटिक बोला हो तो करेक्ट कीजिएगा। पैसिफिक ओशियन में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है।
ठीक है, मिड पैसिफिक ओशन में यह स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड, जो कि देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप। तो एक किलाउआ वॉल्केनो है, किस देश में? तो यूएसए में। किस द्वीप पर है? तो हवाई द्वीप पर। और किस सागर में? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर में आता है ये एरिया, तो यहीं पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा मेडल जीता है? आपको पता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया गुजरात के अहमदाबाद में। यहां पर भारत की मीराबाई चानू ने टोटल 193 वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है और एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड अपने नाम किया है इंडिया का। वैसे इन्होंने 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। कुल इन्होंने 193 किलोग्राम वेट उठाया। स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों इवेंट शामिल थे जिसमें। तो 193 किलोग्राम वेट उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी, मीराबाई चानू। ठीक है ना। तो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक गुजरात के अहमदाबाद में। आपको पता है मीराबाई चानू क्वालिफाई कर गई है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो कि 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। तो एक क्वालिफाई इवेंट ही था, तो मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ठीक है, यह चैंपियनशिप का 30वां एडिशन है और 1980 में इसकी शुरुआत की गई। मीराबाई चानू के बारे में वैसा आप सभी को पता है, मणिपुर राज्य से आती है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 2018 और 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी है। इन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2018 में दिया गया था। वर्तमान में ये इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट कमीशन की अध्यक्ष है मीराबाई चानू। एक्सरसाइज मैत्री का 14th एडिशन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज मैत्री यह आयोजित की जाती है इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। 1 सितंबर से लेकर आगे चलकर 14 सितंबर तक 14th एडिशन आयोजित किया जाने वाला है एक्सरसाइज मैत्री का। इंडिया और थाईलैंड के बीच में यह एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, दोनों देशों की सेना के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के, आपसी कॉपरेशन स्थापित करने के। एक्सरसाइज मैत्री की शुरुआत दोनों देशों के मध्य में 2006 में की गई थी। 13वां एडिशन 2024 में थाईलैंड में आयोजित किया गया था और अब 2025 में इसका 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है मेघालय के उमरोई में। 1 सितंबर से ये शुरू होगा। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इंडिया 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। ठीक है ना। भारत अंतरिक्ष स्टेशन इसे नाम दिया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक गोल डिसाइड किया है, इसरो ने एक गोल डिसाइड किया है कि 2035 तक हम फुली ऑपरेशनल हमारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर ले। इसको नाम दिया जाएगा भारत अंतरिक्ष स्टेशन। ओके। इंडिया 2040 तक हमारे एस्ट्रोनॉट को हम मून पर भेजने का प्लान बना रहे, तो ये अंतरिक्ष स्टेशन भी हमारे बहुत काम आने वाला है। इसीलिए रिसेंटली गगन मिशन के लिए हमने कभी टेस्ट किया था, इसरो ने एयर ड्रॉप टेस्ट, है ना। जो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो वे कैप्सूल के अंदर आते हैं। वो कैप्सूल बहुत स्पीड से पृथ्वी पर आता है, तो उसको पैराशूट के माध्यम से कंट्रोल करना, पैराशूट सिस्टम को चेक करना कि पैराशूट के माध्यम से वो धीरे धीरे जमीन पर आए लहराते हुए और जल में कहीं पर ओशन में उनको लैंडिंग करवाई जाए। तो ये एक टेस्ट इसरो के द्वारा हाल ही में किया गया है सफलतापूर्वक। आपको पता है गगनयान मिशन के तहत हम हमारे एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने वाले। तो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है हमारा गगनयान। 3 एस्ट्रोनॉट को हम 40 किलोमीटर तक ऑर्बिट में भेजेंगे हमारी, और 3 दिन तक ये ऑर्बिट में रहेंगे, अंतरिक्ष में रहेंगे। 3 दिन का ये स्पेस प्रोग्राम है हमारा गगनयान। ये इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत में गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया। अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है, क्योंकि ऐसा पहले केवल यूएसए, रशिया और चाइना ही कर सके। भारत ने पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता है पेरिस समझौता।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 2015 में साइन किया गया था। तो पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इंडिया ने बनाई है ताकि कार्बन उत्सर्जन व्यापार का प्रबंधन किया जा सके। जो कार्बन उत्सर्जन व्यापार है या जो कार्बन मार्केट है उसको मैनेज करने के लिए, उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है। ये एक नेशनल लेवल की संस्था होगी जो कि भारत में कार्बन मार्केट्स को रेगुलेट करेगी और कोऑर्डिनेट के लिए इसे बनाया गया है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है, इसने इसका निर्माण किया है। आपको पता है कार्बन मार्केट के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कार्बन क्रेडिट, जब कोई कंपनी एक हद तक कार्बन उत्सर्जन की सारी कंपनियों को परमिशन दी जाती है, ठीक है। अब अगर वो अपने कार्बन उत्सर्जन की लिमिट से कम का उत्सर्जन करती है तो उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। मतलब वो उनके पॉइंट्स है कि उन्होंने कम कार्बन का उत्सर्जन किया। अब कोई और दूसरी कंपनी हो जो अपनी तय लिमिट से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करना करती है या करना चाहती है, तो वो दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट को खरीद सकती है। तो ये जो बाय और सेलिंग की जो प्रोसीजर है ना कार्बन क्रेडिट के, इसे कहा जाता है कार्बन मार्केट। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का निर्माण किया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 कहता है कि भैया कार्बन क्रेडिट को कोई भी कंपनी खरीद बेच सकती है, और इसीलिए भारत ने भी कार्बन मार्केट के को कंट्रोल करने के लिए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का निर्माण। ये इंडिया में इस मार्केट को कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी और कार्बन क्रेडिट्स बनाने और बेचने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोकने का भी काम करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें कि संस्था में कितने मेंबर होंगे, तो 21 मेंबर होंगे अथॉरिटी में। इसके चेयरपर्सन होंगे सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो सचिव है ना, वही संस्था के अध्यक्ष होंगे। और मेंबर्स में सभी मिनिस्ट्रीज की मेंबर होगी, स्पेशली पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट सारी। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था कॉप 21 की बैठक में, जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, कॉप 21। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 2016 में से साइन किया गया था। 195 देश मेंबर हैं पेरिस एग्रीमेंट के। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल 8 मेडल अपने नाम किए और इंडिया मेडल टेली में सेकेंड प्लेस पर रहा है। आयोजन कहां हुआ था? आयोजन कनाडा के विनिपेग शहर में किया गया, वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का। इंडिया ने टोटल 8 मेडल जीते, जिनमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 8 मेडल के साथ हम मेडल टेली में दूसरे स्थान पर रहे। पहले पर साउथ कोरिया रहा जिसने 17 मेडल जीते, और थर्ड पर यूएसए रहा जिसने 6 मेडल जीते। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जो कि कनाडा के विनिपेग में आयोजित की गई, ये इस चैंपियनशिप का 19वां एडिशन। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करवाती है, हर 2 साल में यह आयोजित होता है। अंडर 18 और अंडर 21 के खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 1991 में इस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। 2 साल में एक बार होती है, इस बार कनाडा में हुई है। 2023 में इसका आयोजन लिमरिक नाम के शहर में किया गया, जो कि आयरलैंड का शहर है। तो वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में मेडल टेली में इंडिया कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते? 8 मेडल। पहले स्थान पर कौन? तो 17 मेडल के साथ साउथ कोरिया पहले स्थान पर रहा है। ओके, तो यहां पर हमने 25 से लेकर 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया है। वर्ल्ड आर्चरी के बारे में भी देख लेते हैं। गवर्निंग बॉडी है, आर्चरी खेलों को गवर्न करती है। 1931 में इसकी स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है, और 159 मेंबर कंट्री देखने को मिलती है इस संस्था की। तुर्की के उगुर एंडेनर इसके वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर है। तो यहां पर आज के वीकली सेशन में 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं। ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहां से आप इसे क्लिक करके अवेल कर सकते। आई होप सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।